हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, यदि आप भी 10वीं के छात्र या फिर छात्राएं हैं और आप भी मैट्रिक एग्जाम 2022 में शामिल होने जा रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैट्रिक के एग्जाम पेपर जो 2022 का होने वाला है वो ठीक इसी प्रकार का आपका एग्जाम पेपर होगा, जिसमें मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही 30 रहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 नंबर के पूछे जाएंगे और 8 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो पूरे 5 नंबर के पूछे जाएंगे। आपका सेट कोड यहाँ पे दिया जाएगा और यहाँ पे रहेगा कॉपी संख्या। और कॉपी संख्या जब आप अपना अटेंडेंस बनाएंगे ना, तो वहीं पे आपको कॉपी संख्या लिखने के साथ आपको सिग्नेचर करना होगा अटेंडेंस वाले कॉपी शीट पे। तो चलिए बिना समय गवाए बारी बारी से सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का सोल्यूशन देख लेते हैं, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होगा। पहला सवाल कहता है कि 1/√2 कौन सी संख्या है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया प्रकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन 2 कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 3x + 3 के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा का एक फार्मूला आता है, वह फार्मूला होता है C/A। तो यहाँ पे C का मान की बात करें तो क्वेश्चन में 3 दिया गया तो हम 3 लिखेंगे, और A का मान यहाँ पे कुछ भी ना होने के कारण हम A का मान 1 लिखेंगे। दोस्तों, 3 में यदि हम 1 से भाग लगा देंगे तो प्राप्त संख्या 3 ही होगा, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बहुपद 4x² + 5√2 x - 3 का शून्य क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन करने से पहले सबसे पहले आप सभी को इसका शून्य ज्ञात करना होगा। शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसका गुणनखंड विधि के द्वारा क्वेश्चनों को सॉल्व करके x और x का 2 मान ज्ञात किया जाता है। जब इसका x का मान 2 मान ज्ञात कीजिएगा तो पहला x का मान -3√2/2 आएगा, तो दूसरा आएगा √2/4, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 15,870 है, यदि उनका मसा 23 है तो उनका लसा क्या हो जाएगा। ये दोस्तों याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि जहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाता है, साथ में यदि मसा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है लसा पूछा जाता है, और लसा दिया जाता है तो मसा का मान पूछ लिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में एक फार्मूला आता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बटा मसा, यह फार्मूला होता है लसा का। तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या का गुणनफल 5,870 है तो 5,870 लिख देंगे, और बटा मसा, तो मसा का मान तो यहाँ पे 23 है ना जी, तो हम यहाँ पे 23 लिख देंगे। अब 15,870 में यदि हम 23 से भाग लगा देंगे तो प्राप्त संख्या 690 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन 5 कहता है यदि a = 2 का स्क्वायर × 3 का क्यूब × 5 की पावर 4 दिया गया है, और b में दिया गया 2 क्यूब और × 3 का स्क्वायर × 5 दिया गया है, तब इसका मौसा क्या होगा। हे दोस्तों, मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो हम 2 को 2 बार लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है तो 3 को हम लिखेंगे 3 बार, है ना जी। अब यहाँ पे है 5 पे पावर 4, तो 5 को हम 4 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का जो पावर है वो 4 है, तो लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। उसके बाद में बी में देखिए ये a बराबर है। उसके बाद में बी में क्या दिया गया है, तो 2 का क्यूब है तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे। उसके बाद में दिया गया है 3 का स्क्वायर, तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे, और केवल दिया गया है 5 तो हम 5 लिखेंगे। जैसा कि हम आप सभी को बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा मसा कैसे ज्ञात किया जाता है, तो वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन मिलती है वो मसा कहलाती है। तो दोनों में कॉमन 2 मिल गया है, यहाँ से भी दोनों में कॉमन 2 मिल गया है, यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन 3 मिल गया है तो हम 3 लिखेंगे, दोनों में कॉमन 3 मिल गया तो हम फिर से 3 लिखेंगे, यहाँ पे दोनों में कॉमन 5 मिल गया है तो हम 5 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है कि सभी संख्याओं में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। गुना कैसे किया जाता है, तो ये 5 या 15, 15 तो यहाँ हो जाएगा 45, 45 दूनी होता है 90, और 90 दूनी होता है 180, होता है ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला है वो 180 होगा। 180 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। दोस्तों बहुपद है या नहीं है पहचानने का आसान तरीका ये है कि कोई भी संख्या हो, ये चर पे अगर बट्टा में पावर दिया गया हो तो समझ लीजिए कि यह बहुपद नहीं होगा। कोई भी चर रूट के अंदर हो तो बहुपद नहीं हो सकता है। कोई भी चर बट्टा में दिया गया हो जैसे 1/x तो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में देखेंगे तो 1/x=1 यहाँ पे जो चर है ये बट्टा में देने के कारण यह बहुपद नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बी में देखिएगा ना तो रूट अंडर यहाँ पे 3x है। केवल यदि रूट अंडर 1/3 होता, रूट अंडर 1/3 होता या 1/√3 होता तो ऐसे स्थिति में यदि चर में रूट में अगर चर हो जाता तो ये भी बहुपद नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अचर जो पद है ये रूट में है तो ये बहुपद में है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन ऑप्शन सी में जो दिया गया ऑप्शन है ये बहुपद नहीं होगा। अगला सवाल कहता है समीकरण निकाय x + 2y - 8 = 0, 2x + 4y = 16 = 0 का डॉट डॉट होगा। तो यहाँ भी क्वेश्चन 7 का कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो a1/a2, a1 का मान कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, a2 का मान 2 है ना जी तो हम 2 लिखेंगे, b1 का मान देख लीजिए 2 है, b2 का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। इसे कटा देंगे तो कितने मध्य कटेगा तो ये 1 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। c1 का मान देख लेंगे तो -8 है, उधर जाकर ये +8 हो जाएगा। और c2 का मान यहाँ पे 16 है, इसे भी कटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा। आप पढ़े होंगे कि यदि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर हो जाता है c1/c2 का तो समीकरण निकाय का अनंत हल होता है, अनगिनत हल होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और इसका आसान सा फॉर्मूला होता है x² माइनस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है योगफल जिसका मान 4 दिया गया है और x के बदले में x लिखने वाले हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है गुणनफल जिसका मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 दिया गया तो हम 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद जो बनेगा वो x² - 4x + 1 बनेगा। x² - 4x + 1 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे इस पीडीएफ में क्वेश्चन 8 के बाद में हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 में यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है 4x + ky + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ पे k का मान कौन सा रखेंगे कि इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम k का जो मान है वो डज नॉट इक्वल टू 4 रखेंगे, k का मान 4 के मान के बराबर नहीं रखेंगे तो इस समीकरण का जो मान होगा उसका अद्वितीय हल हो जाएगा। कैसे बात है देखिए 4/2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 में ये जो 8 है 8 में 2 से बाहर लगेगा तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे k डज नॉट इक्वल टू 4 रखिएगा तो अभी नहीं समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। हम आप सभी को बता दिए हैं कि कोई भी चर यदि बट्टा में हो तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, कोई भी चर रूट के अंदर हो तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपको चर बट्टा में देखने को मिलेगा। तो प्राप्त संख्या यहाँ पे ऑप्शन डी में एक ऐसा ऑप्शन मिल गया है जो द्विघात होने के सभी नियमों को पूरा कर रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो यहाँ पे कौन सा समीकरण सत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन 11 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सी में यहाँ पे c = a होगा, ठीक है जी। कैसे होगा तो यहाँ पे देखिए समीकरण अल्फा है तो इसी का व्युत्क्रम कहता है 1/अल्फा कि कोई भी मूल है उसका व्युत्क्रम के बराबर होगा तो कोई मूल हमारा अल्फा होगा तो अल्फा के व्युत्क्रम 1/अल्फा हो जाएगा। तो दोनों के बीच में गुना कैसे बोला है ना जी। तो यहाँ पे 1/अल्फा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है तो c/a होता है, चूँकि फॉर्मूला आता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे। तो a में यदि हम 1 से न करेंगे तो a हो जाएगा, c में 1 से न करेंगे तो c हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पाया कि a = c क्वेश्चन का सही जवाब आया। तो a = c या c = a ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 12 कहता है द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूल का योग है। याद रखिएगा मूलों का योग को हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं जिसका फॉर्मूला -b/a होता है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस बी का मान, तो बी का तो मान ऑलरेडी माइनस में 6 है, तो माइनस और माइनस ये प्लस 6 हो जाएगा। उसके बाद में हमें चाहिए ए का मान, ए का मान कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे। 6 में यदि हम 1 से भाग लगा देंगे दोस्तों तो प्राप्त संख्या 6 होगा। यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 6 का यदि हम आलेख खींचेंगे ना तो ये y अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में प्राप्त होगी। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, जरा ध्यान लगा के देखिएगा। देखिए x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x,0 होता है, तो x,0 यानी x का मान 2,0 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे देखिएगा तो x का मान 0 दिया गया, तो y के यहाँ पे 0 तो नहीं दिया गया है, y के मान यहाँ पे भी 2 दिया गया है, डी में तो नॉन ऑफ दिया गया, इनमें से कोई नहीं, तो प्राप्त संख्या ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कहता है यदि प्रथम पद AP का पहला पद A और सारवंतर D हो तो AP का nवां पद क्या हो जाएगा। दोस्तों AP का nवां पद जो होता है वो होता है A प्लस n-1 गुने D। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना जी वो A प्लस n-1 गुने D होगा। तो यहाँ पे देखिए हालांकि टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, लेकिन एग्जाम पेपर का टाइपिंग बिल्कुल बेहतर आएगा, जिसमें होगा A प्लस n-1 गुने डी। यही आपका क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, कहता है कि समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का ज्वाइंट क्या होगा। यहाँ पे हमसे ज्वाइंट पूछा गया है और ज्वाइंट में हमसे कौन सा इसका तीसरा पद पूछा गया। देखिए इंग्लिश यहाँ पे सही है लेकिन आपका हिंदी में कुछ गड़बड़ दिया गया है। तो AP 10,7,4 का तीसरा पद हमसे पूछा गया है, तो A का मान हमारा 4 मिल ही गया है। अब क्या करेंगे 7 में से 4 घटा लेंगे तो 3 हमारा D का मान निकल जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है तीसरा पद, तो आसान तरीके से A प्लस 30 में से A कम करेंगे, 29 इसमें D लगा देंगे। A का मान दोस्तों हमारा 4 मिल गया है। उसके बाद में 29 गुने अब हम क्या करेंगे D का मान, तो D हम 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर यहाँ पे A का मान हम थोड़ा सा गलती कर दिए हैं, A का मान यहाँ पे 10 है और D का मान 3 होगा, तो हम लिखेंगे 10 प्लस 29 गुने D का मान कितना है, तो 7 में से 10 घटेगा तो -3 होगा, तो -3 लिखेंगे। अब हम 10 का 10 लिखेंगे, 29 में हमें 3 से गुना कर देना होगा, 9 3 का 27 का 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी ये -87 हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि 10 में से 87 घटाइएगा तो -77 बचेगा ना जी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बचेगा। तो इस प्रकार से -77 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए कि समांतर श्रेणी 7,13,19 डॉट डॉट का 205वें पदों की संख्या क्या होगी। इसका भी यदि आप ऑप्शन को देखेंगे तो जरा भ्रमित हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, तो हालांकि इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसका 31वां पद 205 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे ज्ञात करना है, तो एक फार्मूला आता है A प्लस n-1 गुने डी। तो ये फार्मूला किसका होता है, an का होता है, तो an के बदले में आपको 205 लिखना है, a के बदले में आपको 7 लिखना है। n का तो मान भाई से बैठाना ही नहीं है क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है। d ज्ञात कीजिएगा तो 13 में से 7 हटा लीजिएगा तो 7 6 13, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये प्लस 7 इधर माइनस में हो जाएगा, गुना 6 इधर भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसान तरीके से इसका मान ज्ञात कर लीजिएगा। क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है और दोनों में यहाँ पे कन्फ्यूजन के जैसा क्वेश्चन है, इसीलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि बिंदु 4,-3 की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी। देखिए मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना काफ़ी सिंपल होता है। इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस में होता है y²। x का मान यहाँ पे 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। y का मान -3 दिया गया है तो -3 का स्क्वायर भी 3 9 होता है, 16 में 9 को ऐड कीजिएगा तो 25 जाएगा, और दोस्तों 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 5। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कहता है कि sin 65 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपका बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन यहाँ पे देखिए sin² 65 और प्लस में दिया गया है sin² 65 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम sin² 65 को यदि हम तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin²
इंटू 90 में से 5 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 25 हो जाएगा। और यहाँ पे तो ऑलरेडी साइन स्क्वायर 25 दिया गया है, तो ऑलरेडी हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 25। आप सभी को मालूम होगा कि साइन स्क्वायर इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर और थीटा के बदले में 25 लिखेंगे। और यहाँ पे भी है साइन स्क्वायर 25, तो सेम टू सेम लिख देंगे। आप सभी त्रिकोणमिति का एक पॉपुलर फार्मूला याद किए होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इस फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चन का सही जवाब 1 होगा। तो 1 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 21 को देखिए, कहता है कि बिंदु 3,0 और -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड में मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। तो यहाँ हमें मध्य बिंदु का नियामक बताना है, तो कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम x बराबर फार्मूला लिख लेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 लिख लेंगे। दोस्तों x1 की मान की बात करें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, x2 का मान यहाँ पे -5 है, तो प्लस और माइनस के बदले में यहाँ पे हो जाएगा -5 बटा 2। 3 में से 5 घटेगा तो ये -2 बटा 2 कट के आपका -1 आ जाएगा, है ना जी। अब हमें चाहिए y1 प्लस y2 का मान, तो y1 का मान दोस्तों 0 दिया गया है तो हम 0 लिखेंगे, y2 का मान 4 दिया गया है तो 4 लिखेंगे, बटा 2 कर देंगे। 4 में 2 को ऐड कीजिए, 4 में 0 को ऐड कीजिएगा तो 4 ही हो जाएगा, इसमें 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 2 दूनी 4 यानी 2 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु 3,0 एवं -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु का नियामक हो जाएगा वो -1,2 हो जाएगा। -1,2 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 22 को देखिए कि बिंदु -3,5 में भुज का मान क्या हो जाएगा। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक ऐसा सवाल पूछा जाएगा जहां से आपसे भुज या कोटि का मान पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे -3,5 में तो x वाले को हम लोग भुज कहते हैं, y वाले को हम लोग कोटि कहते हैं। यदि सवाल ये पूछा जाता है कि बिंदु -3,5 में भुज का मान क्या होगा, तो x वाला यानी -3 आंसर हो जाएगा, कोटि का मान क्या होगा तो y वाला यानी 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भुज पूछा गया है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, -3 होगा। अगला सवाल कहता है द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। तो याद रखिएगा द्वितीय चतुर्थांश को, हालांकि ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन कैसे करना है हम आप सभी को बता ही दिए हैं कि द्वितीय चतुर्थांश का बिंदु का नियामक पहले माइनस होता है, बाद में प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों प्लस में, तो ये प्रथम में हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी को देखेंगे तो पहले माइनस बाद में प्लस दिया गया है, यह आपका द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु स्थित होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना इतना दिया गया है, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा। याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है। तो x1 का मान -3 दिया गया है, x2 का मान 5 दिया गया है, x3 का मान -8 दिया गया है, बटा 3 करेंगे तो देखिए -3 प्लस 5 मिलकर ये 2 हो जाएगा, 2 में से 8 घटाइएगा तो -6 हो जाएगा, तो 3 6 ये -2 मरतबे घट जाएगा। उसके बाद y1 का मान चाहिए तो 0 है, y2 का मान चाहिए तो -2 है, तो -2 हो गया, y3 का मान 5 है तो -2 और +5 मिलकर ये हो जाएगा 3, और 3 बटा 3 कट के 1 आएगा। इस प्रकार से हमने पाया कि इसका केंद्र का निर्देशांक -2,1 होगा। -2,1 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है किसी त्रिभुज एक समकोण है जिसमें कोण सी का मान 90 डिग्री है, यदि cos इंटू ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ना वो ऑप्शन 0 होगा, क्योंकि cos में ए और बी का मान 0 डिग्री हम रख देंगे तो यह एक त्रिभुज समकोण भी हो जाएगा और कोण सी का मान 90 डिग्री भी हो जाएगा। अगला सवाल 26 नंबर में कहता है 28 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिधि क्या होगा। परिधि कैसे ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पे व्यास अर्थात डी का मान 28 दिया गया है। सबसे पहले हम आर ज्ञात करेंगे, 28 बटा 2 करके कटा देंगे तो ये 14 दूनी 28, 14 मरतबे कट जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, यानी 2 गुने पाई का मान होता है 22/7। उसके बाद में आर का मान, तो आर का मान तो हमने 14 ज्ञात किया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे कटा देंगे, 7 दूनी 14। अब देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 28 होता है, 88 होता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन भी होगा 88 सेमी। तो हालांकि वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलिएगा। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, या जल्दी से चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जैसे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का PDF हमारे मोबाइल ऐप में इंस्टॉल कर दिया गया है। जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके 10वीं कक्षा का सभी सब्जेक्ट का बहुत ही सिंपल तरीके से आप सभी सब्जेक्ट का PDF आसान तरीके से ले सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।